नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ चारों मेहमानों को लेकर हम हाजिर हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौकामकर साहब, बहुत स्वागत सर आप सभी का। आप सबको ईद की शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को, इंडिया टीवी के सभी व्यूअर्स को ईद की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। शांति बनी रहे, झगड़ा झंझट ना हो। और इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं हम कहानी कुर्सी की इस पहले चरण की। देश में आज ईद है, ईद की वजह से नहीं लेकिन पहले से ही चल रहा है। मुसलमानों को लेकर के या यूं कहिए मुस्लिम पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से हो रही है। इसमें हर पार्टी के नेता जो हैं वो शामिल हैं, इसमें मुस्लिम संगठन भी शामिल हैं। और जो सबसे बड़ा बहाना था वो था वक्फ बिल का, वक्फ अमेंडमेंट बिल का। पहले मैं आपको उससे जुड़ी इस वक्त की सरगर्मियां बता देता हूं। बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अब ये बचे हुए जो 4 दिन हैं पार्लियामेंट के सत्र के, इसमें लाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ दिनों पहले कार्यक्रम में स्टेटमेंट दिया था कि इसी सत्र में सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है। तो आज तो ईद है तो छुट्टी है, हो सकता है या कल या उसके अगले दिन सरकार चर्चा के लिए ये बिल सदन के अंदर रख दे। अब इस पर वो इस सत्र में किसी एक हाउस में लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है तो लोकसभा में या राज्यसभा में, वैसे लोकसभा में ही आएगा तो वहां पर वोटिंग की कराती है या नहीं कराती है हमको देखना होगा, लेकिन पेश किया जाएगा। और यह भी कहा जा गया है कि उस पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। सरकार किसी हड़बड़ी में नहीं है इस बिल को पास कराने के लिए। ये तो पहले ही नजर आ गया था जब जेपीसी को यह बिल भेज दिया गया था। तो ये तो हुई एक बात, लेकिन इसको लेकर आपने देखा मुस्लिम संगठनों ने कॉल दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया देश भर में मुसलमानों का कि आप ईद और रमजान के आखिरी जुम्मे की जो नमाज अदा करें तो अपनी बाजू पर काली पट्टी बांध करके जाइए। ये संदेश दीजिए सरकार को कि हम इस बिल को पास नहीं होने देना चाहते हैं, ये बिल हमें इस सूरत में मंजूर नहीं है। इसको लेकर के तरह तरह की बयानबाजियां भी हुई। हालांकि इस अपील का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। आम मुसलमानों में या तो इस बिल को लेकर वैसी भावना है नहीं जैसी कि कुछ मुसलमान नेता, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और ये संगठन बनाना चाहते हैं, या ये मैसेज उन तक पहुंचा नहीं। एक बात। अब इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा था वो ईद पर या जुमे की नमाज में सड़क पर ना पढ़ी जाए नमाज, इसको लेकर के बहुत सारी जगहों पर जो है ये लग रहा था कि संवेदनशील मुद्दा है तो हालात कहीं उल्टे ना पड़ जाएं। आज ईद के दिन भी कुछ जगह से हमारे पास ऐसी खबरें आई हैं कि ईद की नमाज के लिए मस्जिदों में जगह कम पड़ गई, तो कहीं सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश हुई तो वहाँ पर पुलिस के साथ कुछ झंझटबाजी भी हुई है। मैंने आपको टोंक की खबर बताई अभी हेडलाइंस में कि टोंक में नमाज के बाद जुलूस निकालना चाहते थे कुछ मुसलमान वहाँ पर, उसकी इजाज़त नहीं थी। इसको लेकर के कुछ वहाँ हंगामा कुछ देर के लिए चलता रहा। बाकी कमोबेश देश भर में शांति से ईद मनाई जा रही है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। कुछ एक जगहों पर ऐसे हालात जो हैं वो पुलिस के साथ ज़रूर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इस आग में घी डालने का काम कौन कौन कर रहा है, जरा हम उसकी चर्चा करते हैं। या अगर दूसरे पक्ष से के नजरिए से देखें तो मुसलमानों को ये कहना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे मुद्दों पर हम तुम्हारा साथ देंगे, कौन कौन लोग कहने वाले हैं। तो मैं 3 खास बयान आपको दिखाता हूं, इससे आपको देश में जो मुस्लिम पॉलिटिक्स हो रही है इसकी कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। जैसे ममता बनर्जी लंदन गई हुई थी वो अपनी सरकार के लिए किसी कार्यक्रम में, वहां देखा आपने एक कार्यक्रम में कुछ प्रोटेस्ट भी हुआ था उनके, तो आज उन्होंने उसका भी जिक्र किया। कहा मैं लंदन गई थी, मुझसे मेरे कार्यक्रम में किसी ने पूछा क्या आप हिंदू हैं, तो मैंने कहा मैं हिंदू भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ईद थी, मैं इसलिए अपना लंदन का दौरा छोटा करके जल्दी वापस लौटी हूं ताकि आप लोगों के बीच जाकर के मैं ईद मना सकूं। फिर उन्होंने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के धर्म की भी बात की, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा मेजॉरिटी का धर्म होता है माइनॉरिटी की रक्षा करना, मतलब हमारे देश में हिंदुओं का यह धर्म है कि वो मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का, पारसियों का, जैनियों का, इन सबकी रक्षा करें। और माइनॉरिटी का धर्म ये होता है वो मेजॉरिटी के साथ मिलजुल कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात। अखिलेश यादव आज ईदगाह जा रहे थे। अब चूंकि आज ईद है तो इसके लिए सुरक्षा के बहुत बंदोबस्त किए जाते हैं, तो जगह जगह बैरिकेड भी लगा होगा, जगह जगह चेकिंग भी होती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ईदगाह नहीं जाने देना चाहती थी पुलिस, आरोप लगाया उन्होंने। जगह जगह बैरिकेड करके मुझे रोका गया, मेरी गाड़ी रोकी गई, फिर बार बार मुझे बताना पड़ा मैं हूं, मुझे वहां जाना है, कार्यक्रम में जाना है, तो मुझे बड़ी मुश्किल से आने दिया गया। उनका यह साफ कहना था कि मुझे मुसलमानों के कार्यक्रम में जाने नहीं देना चाहती थी सरकार। तीसरा बयान आपको सुनाऊंगा महबूबा मुफ्ती का, कश्मीर से आया बयान। महबूबा मुफ्ती ने ईद के दिन याद किया फिलिस्तीन को। उन्होंने कहा मेरे दिल में बड़ी तकलीफ है, फिलिस्तीन में जो कुछ इजराइल कर रहा है उसको लेकर मुझे बड़ी तकलीफ है, और साथ साथ हमारे देश में भी मुसलमानों के साथ जिस किस्म की ज्यादतियां हो रही हैं मेरा दिल भर आता है उसे देखकर। तो ये 3 बयान आप सुनिए। हमको पूछा आर यू हिंदू, हमने बोला हम गौरव का साथ
I'm Hindu, I'm Muslim, I'm Sikh, I'm Isai, I'm Indian. What can you do? आपको मालूम होना चाहिए कि दीदी है हमारा साथ। अगर आप कंट्री को डिवाइड करने चाहता है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला? हम लोग सेकुलर, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए आप दंगा करे। कोई आदमी, आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा बड़ा बात करते थे सेकुलरिज्म का, आज लाल और गेरुआ एक हो गया। होने दो, होने दो। हम लोग रहेगा, हम अकेला ही रहेगा, हम अकेला ही 100 है। कोई जगह में कोई माइनॉरिटी होता है, कोई मेजोरिटी होता है। मेजोरिटी का एक धर्म होता है माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन करना, और माइनॉरिटी को धर्म होता है मेजोरिटी को साथ रहना, एक साथ में रहना। यही हमारा परंपरा है। इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्यौहार ना मना पाएं, और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी ना मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, यहाँ मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। दिल में एक तकलीफ है जो फलस्तीन में इस वक्त हो रहा है। जिस तरह वहाँ लोग मजलूमियत का शिकार हो गए हैं, उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। और दूसरी तरफ से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ इस वक्त ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए भी हमारा दिल जो है बहुत दुखी होता है, तकलीफ होती है। इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि सारे इंसानियत को जुल्म से आज़ाद करे। खासकर जो मुस्लिम उम्मा इस वक्त मुसीबत में है, उनको भी इस मुसीबत से आज़ाद करे और जम्मू कश्मीर के हालात में यहाँ अमन कायम करे। जी, तो आपने तीन बड़े नेताओं की बातों को सुना। आज ईद के दिन वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे। मैं पहले ममता बनर्जी की बात करना चाहता हूं। आप लोग जिस पर आपको उचित लगे आप बात कीजिएगा। ममता जी ने कहा कि वो मेजोरिटी माइनॉरिटी का धर्म, मेजोरिटी का धर्म है रक्षा करना माइनॉरिटी की, और माइनॉरिटी का धर्म है मिलजुल करके रहना। बात तो उन्होंने बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा मैं हिंदू भी हूँ, ईसाई भी हूँ, सब कुछ हूँ, मैं इंडियन हूँ। बोलो क्या करोगे? जबरदस्ती है, मुझसे मनवाना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हो नहीं सकता ऐसा। ममता बनर्जी जो कर रही हैं, इसी को फ्रॉड सेकुलरिज्म कहते हैं। कोई हिंदू मुसलमान कैसे हो सकता है? आई एम हिंदू और इंडियन, ये तो चलेगा। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, कल कोई यहूदी भी हो जाऊँ और कोई किसी जगह से खोज के लाऊं हो जाऊँ, यही तो फ्रॉड है ना भाई। आपको ईद के दिन ये फ्रॉड करना है? किसी और दिन आपने कहा क्या कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं? ये कहने की जरूरत पड़ी क्या? सवाल इस देश में अब नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि आप अपने निजी हितों के लिए, वोट बैंक के लिए कब तक मुसलमान को ऐसे बेवकूफ बनाते रहोगे? उनके त्योहार पर, उनके पर्व पर आप उनकी तरह बनकर राजनीति करते हो। वो कहती मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं और हर मुसलमान का उतना ही सम्मान करती हूं, जिस तरह से जैसे वो रहना चाहता है, जैसे वो खाना चाहता है, जैसे वो पूजा पद्धति है, जो भी करना चाहता है। तो वो एक काबिले तारीफ एक सरकार का, एक मुख्यमंत्री का बयान होता। महबूबा मुफ्ती की चिंता सोचिए, मुस्लिम उम्मा की चिंता आ रही। भारत में शांतिपूर्ण तरीके से सभी मुसलमान ईद मुबारक कहते हुए वो शांति से ईद मनाएं, इस पर उन्हें खुशी नहीं है। वो दुखी है, लग रहा है जैसे कि मातम का कोई अवसर आ गया हो, बड़ा एकदम वो ईद से खुश नहीं हो पा रही। और अखिलेश जी को अगर किसी वजह से रोक दिया गया है तो जरा बताना चाहिए थी कि वजह क्या, क्योंकि वो तो कह रहे हैं बड़ी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन थोड़ी देर बाद हमको जाने दिया। अब ये भी बड़ा विचित्र है कि बड़ी मशक्कत करनी। और
आपको गाड़ियों का काफिला लेकर ऐसे कार्यक्रमों में जाने के लिए या तो ये पता होता कि भाई जहां आप जा रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं, और ये पहली बार तो है नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी त्योहार के अवसर पर कोई व्यवस्था न की जाती। वो कह रहे हैं लोग ये त्योहार ना मना पाए इसीलिए इतनी बैरिकेडिंग है। मैंने कभी किया है बैरिकेडिंग भाई? नहीं देखी। हम तो नहीं देख पाए। हम तो जब सबसे ज्यादा हंगामा था तो हम लोग उस दिन यहां खड़े हुए थे, होली का दिन था, लग रहा था कि आज के दिन, तब भी हम कहानी कुर्सी की में देख रहे थे कि वो संभल वाला सीईओ अनुज चौधरी, वो पहलवान जो जिसकी भाषा को लेकर विवाद होता रहा, वो पहलवान खड़ा था, शांति से सब निपट गया, कुछ नहीं हुआ, कोई रंग नहीं पड़ा, कोई किसी से लड़ने नहीं गया। अच्छा, हिंदू मुसलमान लड़ता नहीं तो इन लोगों को चिंता होने लगती है। ये बार बार कहते हैं कि इससे सारा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम उम्मा, भारतीय जनता पार्टी ये क्यों बैरिकेड लगा दे रहे हैं, क्यों पुलिस वाले खड़े हो गए? अरे भाई, कहां वो मुश्किल कर रहे हैं और कहां पुलिस नहीं? जरा बताइए, क्या अयोध्या में अगर भीड़ बढ़ती है तो पुलिस नहीं लगती है? काशी में नहीं लगती है? प्रयागराज में पुलिस नहीं? आप तीनों नेताओं के बयानों का लार्जर मैसेज देखें, वो क्या है कि देश में मुसलमानों पर सरकार जो है वो ज्यादती करती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं त्योहार मना नहीं देना चाहती है, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं देश में मुसलमानों के हालात पर मेरा दिल रो रहा है, और ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये दंगा कराना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की तरफ कह रही है सीधे सीधे, आम जनता नहीं, ये लोग ये पॉलिटिकल पार्टी दंगा कराना चाहती है, इसके ट्रैप में मत फंसना, ये मैसेज है। ये बात तो वो ठीक कह रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टी उनकी, वो भी पॉलिटिकल पार्टी की चीफ है। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात से तकलीफ होती है कि दंगा नहीं हो रहा, हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा नहीं हो रहा, ये उनके लिए परेशानी का सबब होता है। शांति से सब गुजर जाए, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है उन लोगों को, इसलिए वो कोशिश करते रहते हैं कुछ कुछ बात करते रहे। ममता जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि भाई मेजॉरिटी का धर्म है कि माइनॉरिटी की रक्षा करे, और माइनॉरिटी का धर्म है कि वो मिलजुल कर रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी की भी वो है सिद्धांत। मेजॉरिटी माइनॉरिटी में वहाँ पर मेजॉरिटी तय करती है, लेकिन मेजॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो माइनॉरिटी के हितों की रक्षा करे। लेकिन ये बात भी ठीक है कि कोई आदमी हिंदू और इंडियन तो हो सकता है, मुसलमान और इंडियन तो हो सकता है, सिख और इंडियन तो हो सकता है, और यदि आप सबके साथ रहना चाहते हो तो आप केवल कह दो कि मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, उसमें तो सब कुछ शामिल है। और जब चंडी पाठ करती हैं ममता जी, क्या उस दिन बोलती हैं कि मैं हिंदू भी हूँ मुसलमान भी हूँ? उस दिन तो बोलती हैं मैं हिंदू हूँ, मैं चंडी पाठ करती हूँ। क्या सुना है आपने उस दिन ममता जी को? उस दिन भी बोलना चाहिए ना। हमारे देश में तो ये सर सेक्युलरिज्म का पुराना नारा रहा है ना, सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म बराबर है, इसमें तो कोई सारे धर्म बराबर होना नहीं, यही भाषा ही रही है जो ममता जी बोली है। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली अपने धर्म को प्राउडली पहनना ओढ़ने से कहते हैं ना, हाँ, वो हमारे देश में नहीं होता। तो वो परेशानी है। और अखिलेश जी को तो पता है, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कि यदि सरकार या पुलिस चाहे तो फिर तो आप कुछ करने नहीं जा सकते। वो चले गए थे जहाँ कार्यक्रम में जाना था, इसका मतलब पुलिस या प्रशासन ने नहीं चाहा था। और जो भीड़ होती है, जो व्यवस्था होती है, उस सबको भी आप जानते हैं। ये तो मुख्यमंत्री इतना बड़ा नेता कह रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि लोग ईद मना पाए, त्योहार मना पाए। लखनऊ में रहे हैं ना अखिलेश जी? लखनऊ में ही थे। लखनऊ में ही थे। हाँ, तो लखनऊ से कोई खबर आई है आपको कि ईद नहीं मनाने दी जा रही? आपका चैनल भी वहाँ पर रहता है, सब लोग रहते हैं, क्या लखनऊ से कोई खबर ऐसी आ रही है कि ईद नहीं मनाई जा रही है? मुझे तो कहीं देश भर में से भी खबर नहीं मिल रही। और ये अच्छी बात है कि सब जगह पर ईद मनाई जा रही है, अच्छे से मनाई जा रही है, अच्छे से। अब तो मतलब काम ही पूरा हो गया, ईद की नमाज का सारा काम पूरा हो गया, तो वो अच्छी बात है। कुछ जगह से सर कुछ खबरें भी आ रही है, वो भी साथ साथ बताता हूं। वो भी होता है, उसकी भी आप चर्चा कर लें। जैसे अभी मुरादाबाद से खबर है, यहाँ पर खूब नारेबाजी वगैरह भी, जरा दिखा दीजिए। पुलिस अधिकारियों से बहसबाजी भी हुई नमाज पढ़ने के बाद जब लोग बाहर निकले। दरअसल मुरादाबाद की ईदगाह में जितनी जगह थी उतने लोग तो चले गए अंदर, अब बाहर और जो लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे वो अंदर जाना चाह रहे थे, जबरदस्ती अंदर जगह थी नहीं, तो पुलिस ने उनको समझाया कि आपको हम भाई दूसरी जगह देते हैं, आप वहां जाकर के नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन वो लोग इस माने नहीं, वो चाह रहे थे कि हम यही नमाज पढ़ें, और फिर वहां पर हंगामा होने लगा। पुलिस ने किसी तरीके से समझा बुझा करके दूसरी जगह पर लोगों को फिर शिफ्ट या कह लीजिए दूसरी शिफ्ट में जो है उनसे कहा कि आप पढ़ लीजिए। कुछ नारेबाजी कैसी हुई जरा सुनिए। अब होता क्या है, इसीलिए ये सारी जो बात हुई ना, ये बैरिकेडिंग या पुलिस व्यवस्था इसीलिए होती है क्योंकि ऐसे में माहौल बड़ा सरचार्ज्ड होता है। जरा सी कोई बात जो है वो मामला बिगाड़ सकती है, वजह कुछ भी बन सकती है। अब नारेबाजी हो रही थी, वहां पर कोई दूसरा आदमी जो सामने खड़ा होकर कुछ कहने लगता, दूसरे धर्म का, या कोई नारा लगा देता तो बात तो पत्थर ही फेंक देता। अब ऐसे मेरठ से भी हमारे पास ऐसी जो है वो खबर आई है। अब हापुड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं,
हापुड़ में भी मेरे ख्याल में फिलिस्तीन का, जी, फिलिस्तीन को लेकर के मेरठ में फिलिस्तीन को लेकर का जिक्र हुआ है नमाज के दौरान। वो एक व्यक्ति जो हैं वो अरबियों जैसी कपड़े पहन करके, ड्रेस पहन करके और दिल के आकार का जो है फिलिस्तीन का झंडा लेकर के वो खड़े हुए हैं। अब ये भी, अब फिलिस्तीन भी अब एक मुद्दा बन जाता है हमारे यहाँ पर। फिर वो पूछने वाले लोग आते हैं, भाई फिलिस्तीन का क्या लेना देना है यहाँ पर हिंदुस्तान में, आप फिलिस्तीन की बात क्यों कर रहे हैं? किसी को नहीं पूछ लेना चाहिए भैया फिलिस्तीन कहाँ है, किस तरफ है, कहाँ है, और यही गलत है। आप आज के दिन फिलिस्तीन लेके घूम रहे हो, थोड़ा तो कुछ मतलब कहीं तो बचाना चाहिए, और फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं बड़ा गड़बड़ हो गया, मारामारी हो जा रही है। अब टोंक में देखिए, टोंक में क्या हुआ, ईद की नमाज के बाद यहां भी हालात थोड़े से तनावपूर्ण हुए। ये टोंक के मालपुरा इलाके की तस्वीर है, आप देखिए, बड़े उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं लोग इसमें। दरअसल ये लोग जुलूस निकालना चाह रहे थे, पुलिस ने जुलूस निकालने से मना कर दिया, तो वहां पर जो है नारेबाजी हो शुरू हो गई पुलिस के खिलाफ। पुलिस ने किसी तरह फिर मामला जो है, सिचुएशन जो है वो कंट्रोल की। देखिए सर, अच्छी बात अब जुलूस निकालने दें, अब जुलूस कहां से जाएगा, जुलूस में क्या नारे लगेंगे, यही तो वजह बन जाती है सर झगड़े की। अच्छी बात यह है कि जहाँ जाके आपने खबरें बताई, वहाँ बाद में आपका कह रहा है कि पुलिस ने हाँ, समझा लिया, बना संभाल ली, हाँ। तो ये एक सकारात्मक चीज़ है कम से कम आज के दिन। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी वाली जो बात थी, उनका वो बयान तो उन्होंने फ्रॉड सेक्युलरिज्म का, नहीं, मैं थोड़ा सा वो, अब फ्रॉड सेकुलरिज्म, फ्रॉड नेशनलिज्म, ये सब राजनीतिक शब्दावलियाँ हैं, तो ये हम लोग कह सकते हैं। सूडो सेकुलरिज्म अडवाणी जी ने दिया था, तो भाई सच्चा सेकुलरिज्म क्या है, तो वो फिर अलग बहस हो जाएगी। लेकिन मैं ममता जी के बयान जो है, ये जो उनका मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला बयान है, उससे तो किसी को एतराज़ नहीं है कि मेजॉरिटी की जिम्मेदारी है कि उनको संरक्षण दे, और माइनॉरिटी की जिम्मेदारी है कि मेजॉरिटी के साथ मिलजुल कर रहे। ये भी बताइएगा इसमें से कौन अपना धर्म पूरा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि जनता के लिहाज के स्तर पर देखें तो दोनों ही अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, और राजनीतिक स्तर पर देखें तो दोनों ही नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से। लेकिन जो दूसरी बात है, उसके बारे में गांधी जी की एक बात कोट करना चाहूँगा, जो उनका ना, मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ। गांधी जी ने इस बारे में बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू एक बेहतर हिंदू बने और मुसलमान एक सच्चा मुसलमान बने, तो दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं होगा। मुसलमान एक अपने इस्लाम को ढंग से, जो उसका वैल्यूज़ है उनको पाले माने, और हिंदू अपने धर्म की जो मूल्य हैं उनको माने, तो झगड़ा नहीं होगा। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई आप अगर अच्छे हिंदू हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो जाहिर है आपके अंदर करुणा का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, उदारता का भाव होगा, सहृदयता का भाव होगा। ऐसे अगर आप सच्चे इस्लामिक मूल्यों की बात करते हैं तो उसमें जो करुणा और जो भाईचारा और मोहब्बत प्यार, उसकी बात करेंगे। तो मुझे गांधी जी की बात ठीक लगती है, और ये बात भी सही है जो दोनों मित्रों ने कही कि भाई आप भारतीय हैं तो भारत में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, सब हैं, तो वो उस दृष्टि से। जैसे इन्होंने ममता बनर्जी को कहा, मैं क्योंकि इन्होंने बात कह दी, मैं इसलिए उसको बहस के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ कि भाई ये ममता जी का ये क्या कहा था आपने, फ्रॉड सेक्युलरिज्म है कि ईद के लिए तो आप दौरा भी छोटा कर लोगे, ईद के लिए आप सर भी ढक लोगे, ईद के लिए, और ये सारी बयान भाषणबाजी जो है, सारा ज्ञान जो है, ये मुस्लिम त्योहारों पर आपके लिए अब निकल करके आएगा कि बच्चे नारा लगा रहे हो जय श्री राम, तो कार से उतर के गुस्सा करने लगा। हाँ, ये दूसरे तरफ नहीं दिखाई देता, एकदम ही लगता है कि अतिरेक पे। या आपको जरूरत महसूस नहीं होती कि मैं दूसरे लोगों को भी ऐसे पुचकारूं? नहीं, तो उनके सामने तो नारा तक नहीं लग रहा था, उनकी मीटिंग में तो मुरादाबाद पे लग रहा था। अब मुरादाबाद में ममता जी रिएक्ट करें तो समझ नहीं आता है, अगर कलकत्ता में लग रहा होता तो हम बात करते। नहीं, ये वाकया हुआ था, वो जा रही थी गाड़ी से, लोग बाहर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वो भड़क गए। जय श्री राम से आपत्ति नहीं है, उन्हें आपत्ति थी बीजेपी के लोग नारा लगा रहे थे। आप समझो वो राजनीतिक मामला है, वरना वो चंडी पाठ क्यों करती अगर, और चंडी पाठ तो बड़ा पढ़ के सुनाया था उन्होंने। हमारी समस्या, हमारा जो फ्रॉड नेशनलिज्म है वो ये है कि हम एक पक्ष को देख करके दूसरे की, हम वही अभी कल एक चर्चा हो रही थी कि भाई राहुल गांधी कुंभ नहीं गए तो बड़ा हल्ला मचा, वो कैलाश मानसरोवर और केदारनाथ गए, उसकी कोई चर्चा नहीं। तो हाँ, ये भी तो फ्रॉड नेशनलिज्म है ना। नहीं सर, आप आज जो है कुछ लोग मांग करने लगे, जो आप बात करिए वो बराबरी की बात करिए। अब जैसे मोदी जी ने सौगाते मोदी शुरू किया, आपको भी ऐसे लोग मिले होंगे चर्चाओं में, आप तमाम टीवी चैनलों पर जाते हैं, वो राइट अलाइंड लोग, वो कह रहे होंगे भाई सौगात, अच्छा आपने ईद आ रही थी तो आपने सौगाते मोदी किट भिजवा दी, नवरात्र चल रहा है इसमें भी फल भिजवा देते लोगों के घर में, ये बात भी लोग कहते हैं। दिवाली में पटाखे भिजवा देते। सेम विद ममता बनर्जी, यहाँ जो आपको दिखाई, यहाँ जो जितना आप भाईचारा प्रेम की बात कर रहे हो, भाई बाकी सब त्योहारों भी ऐसे ही मनाया करो, उसमें भी आपका ऐसा ही जोश दिखाई देना चाहिए। मेरा इसमें तो एक अलग है। देखिए, मैं एक लाइन बोल दूं फिर सभी जी के लिए। देखिए, चाहे मोदी जी हो चाहे ममता जी हो, जो पद पर है, हम लोग भी घर में
जो बच्चा छोटा होता है उसको ज्यादा चॉकलेट देते हैं कि भाई यार ये रोएगा, इसको दे दो। तो बहुत सही। वो उनका मानना ये है कि माइनॉरिटी है, ठीक, उसको महसूस हो कि हम सरकार हमारे साथ है। मेजॉरिटी बड़े भाई का धर्म, बड़े भाई का धर्म, बड़े भाई का उनकी धर्म है, सोच- छोटे को मिल रहा है कुछ, इसलिए वो नवरात्र फल नहीं भेज रहे। ठीक है। कुछ एक चीज ज्यादा टॉफी एक्स्ट्रा मिल गई तो भाई बड़ा भाई जो है वो नाराज ना हो। देखिए, ममता बनर्जी ने जो बात की वो व्यवहारिक रूप से तो उनका कहना ठीक था, लेकिन ममता बनर्जी तो लंबे समय से बंगाल की मुख्यमंत्री है। क्या ममता बनर्जी ने ये जो अब कहा है वो अपने राज्य के अंदर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है? अगर ममता बनर्जी अपने राज्य के अंदर इम्प्लीमेंट करती, अभी मोथाबाड़ी में एक दंगा हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है, मालदा में शायद, मालदा में हुआ है, क्या ममता बनर्जी का उसको लेकर इसका रिएक्शन आया है? और ममता बनर्जी अगर ये कहती है कि भाई अब जो बहुसंख्यक है उनको अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना चाहिए, तो बंगाल के अंदर जहाँ बहुसंख्यक मुसलमान है वहाँ उन्होंने क्या हिंदू अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा है? ममता बनर्जी ने इस बात का जिक्र करा कि भाई जहाँ पर आपकी मेजोरिटी ज़्यादा है वहाँ आप हिंदुओं का ध्यान रखो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। लोग घर बेच के जा रहे हैं, घरों पे लिख दिया गया है कि घर बिका हुआ है, यहाँ कोई हिंदू मकान नहीं खरीद सकता। ममता बनर्जी कहती है, जब पूछा जाता है ममता बनर्जी से विधानसभा के अंदर कि हिंदुओं के मकान बिक रहे हैं वहाँ पर, आप जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है, ममता बनर्जी कहती है भाई वो मकान बेच रहे तो उनकी इच्छा है, अगर वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहना चाहती है तो उसमें सरकार क्या करेगी? तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी आज ईद के दिन संदेश देना चाह रही है। और ममता मैं बनर्जी अभिषेक बनर्जी का भी बता दूं, उनका भी भाषण हुआ था, उस पर भी रिएक्ट कीजिएगा आप। उन्होंने अभी इनके भतीजे ममता जी के, उन्होंने कहा कुछ दिनों से बंगाल को अशांत करने की कोशिश हो रही है, जो बांटने की बात करते हैं, जिनको लगता है किसी को भी एनआरसी सीएए से निकाल देंगे। फिर वो आगे कह रहे हैं सभी का खून है इस मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में, लेकिन भाजपा का चश्मा उतार के देखो पूरा हिंदुस्तान खतरे में। तो उनको पूरा हिंदुस्तान खतरे में नजर आ रहा है। ये किसने कहा? अभिषेक बनर्जी ने इस बात का जिक्र भतीजे किया है। जो देखिए, उत्तराधिकारी जो हैं। ममता बनर्जी जरूर मुस्लिमों की आज ईद के दिन बात कर रही है और लगातार इस बात का जिक्र करती है, लेकिन ममता बनर्जी को यह भी समझना चाहिए कि भाई जिहाद और सौहार्द का फर्क होता है। अगर सौहार्द से रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो जिहाद की बात करेगा तो उनको सिखाना पड़ेगा ना। और जो संघ भी बार बार कहता है कि कलाम और कसाब का फर्क तो बताना पड़ेगा ना, कि अगर अब्दुल कलाम है तो सम्मान होगा, देश के राष्ट्रपति बनेंगे, अगर कसाब बनोगे, जावेद की पिक्चर देख के आए हो। नहीं ये जिक्र है, और अगर कसाब बनोगे जिहाद तो और आपके साथ सौहार्द और ट्रीटमेंट कलाम होगा। और कसाब, पर कसाब तो पाकिस्तानी था भाई, कसाब क्यों ला रहे हो बीच में? कहीं कहीं का भी हो, पाकिस्तान का हो, भारत में भी कहीं कसाब है। अरे एक बात और हो जाए, इन्होंने कहा फिलिस्तीन के नारे क्यों लग रहे हैं, आपको भी आपत्ति है इस पर? निश्चित रूप से भाई आज क्या दिन है, फिलिस्तीन का क्या लेना देना? आज ईद का त्योहार है, समैया का त्योहार है, आप पूरा रमजान का महीना बिताया आपने, पूरा महीना अच्छे से गया है, आप अच्छे से अपना ईद मनाइए। आपको एतराज है अगर फिलिस्तीन का नारा मुझे लगता लगता है ईद पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐतराज की बात नहीं है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आज ईद को अच्छे से जश्न का मौका है, त्योहार का मौका है, उस पर उसको बेहतर तरीके से मनाएं और सबको मुबारकबाद दें। हमें एज इंडियन क्या इस पर आपत्ति होनी चाहिए कि कोई आदमी कह रहा है मुझे फिलिस्तीन पर रोना आ रहा है? नहीं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं है। एक मौका भी होता है ना हर चीज का, मौका और दस्तूर की बात हो। इंडियन आपत्ति होनी चाहिए। देखिए, 2 चीजें हैं, त्योहार को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, चाहे कोई त्योहार हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, बकरीद हो, क्रिसमस हो, उसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, किसी की तरफ से नहीं बनना चाहिए। एक बात। रही बात फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन के साथ तो बहुत बड़ा भारत देश है भाई, भारत सरकार है फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के, गांधी जी के जमाने से है। नहीं, उनके लिए धर्म का मामला है ना, जो उनके लिए होगा। मैं एज इंडियन, आपने कहा ना, मैं एज इंडियन बात कर रहा हूँ, एज ए इंडियन तो फिलिस्तीन पर भारत सरकार रुख स्पष्ट है। हम तो नहीं एज ए इंडियन मैं तो मेरे सरकार की जो पॉलिसी होगी वो उसके साथ हूँ। हाँ, तो चाहे वो फिलिस्तीन का साथ छोड़ दे, मैं तब भी भारत सरकार के साथ हूँ। नहीं, भारत सरकार, लेकिन किसी दूसरे आदमी के लिए, मुसलमान के लिए फिलिस्तीन धर्म का मामला उसके लिए होगा, लेकिन एक इंडियन, एक भारतीय के लिए, क्योंकि फिलिस्तीन गांधी जी के माने से फिलिस्तीन वहां होना चाहिए, वो तो स्टैंड भारत सरकार का आज भी है। देखिए, तुकबंदी बढ़ाने के लिए फ्रॉड सेकुलरिज्म के सामने फ्रॉड नेशनलिज्म भले विनोद जी बोल दें, कहां से इंडियन के तौर पर फिलिस्तीन के साथ है? भारत सरकार फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के साथ है। कहां से हैं? ये बार बार ये बोल दिया जाता है, ये झूठी आधी बात कही जाती है। भारत सरकार क्या ये कहती है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, इजराइल के दुश्मन है? ये मैंने कब कहा? ये जितने लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? फिलिस्तीन इंडियन के तौर पर हम उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी के पक्ष में हैं, लेकिन अगर ये फिलिस्तीन का बैनर लेकर फिलिस्तीन का दिल बनाकर कोई यहां है तो काले दिल का आदमी है, चाहे जो वो हिंदू या मुसलमान, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ईद के दिन पर कर रहा है तब तो निश्चित एक सेकंड, मैं मुसलमान हूं, फिलिस्तीन में मुसलमान मर रहा है, मुझे उसके लिए दुख होता है, वो इसलिए खड़ा है। अब इस पर क्या एतराज है बताइए? नहीं, एतराज है, बता रहा हूं ना। कोई भी मुस्लिम पर्व त्योहार होता है, आपको कहीं नजर आता है क्या कि हिंदू कुछ गड़बड़ कर रहा है, ईंट पत्थर मार दे रहा है, कोई रोक रहा है? ये प्रशासन के बंदोबस्त आप सारे बता रहे हैं। मैं इसीलिए चिन्हित करके फ्रॉड सेकुलरिज्म को बताता हूं। ये प्रशासन के बंदोबस्त है कि सब अच्छे से हो। हिंदू भी अच्छे से कह रहा है कि बहुत अच्छे से ईद होनी चाहिए, ईद मुबारक जब मुसलमान बोल रहा है तो उसमें कोई बाधा, खलल, अशांति नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
लेकिन जब दूसरी तरफ से होता है तो आप कहते हैं कि अच्छा ये सर ब्रेक ये ले लें, उसके बाद आगे भी मौका मिलेगा इसी पर बात करने का। सर समय हो जाएगा। देखिए ये बात आधी नहीं है। मैंने कहा फिलिस्तीन की बात, अगर आप इसराइल की बात करते हो मैं इसराइल की बात भी करता Alright, break ले हूं। रहे हैं। भारत दोनों के साथ है। वेलकम बैक, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, सारे मेहमान हाजिर हैं। आइए बात करते हैं वक्फ बिल की। क्या वक्फ बिल अब आने वाले संसद के बचे 4 दिनों में पेश किया जाएगा? अगर आप गृहमंत्री अमित शाह की बात पर यकीन करें तो हाँ, और गृहमंत्री की बात पर यकीन क्यों ना करें। उन्होंने अभी एक कार्यक्रम में कहा है कि सरकार इसी सत्र में यह बिल लाने जा रही है। क्या पास भी करा लेगी? अब यह सवाल है, इस पर हम लोग बात करेंगे। कितने दिन बचे हैं पार्लियामेंट के? 4 तारीख तक चलना है, तो आज छुट्टी है, गिनती के 4 दिन बाकी हैं। आज 31 तारीख हो गई है। अब इन 4 दिनों में सरकार बिल लाए, बिल पर चर्चा भी करा ले, बिल को फिर एक सदन से पास कराने की कोशिश करे। यह सब मुमकिन नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार जल्दबाजी में नहीं दिखना चाहती है। और आगे बिहार का इलेक्शन भी है। बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार, अगर आप पॉलिटिकली देखें, आप नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इनके नजरिए से जरा सोच करके देखिए, तो उनको तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि ये बिल जो है इलेक्शन से पहले किसी भी तरीके से पास हो। क्योंकि बीजेपी को क्या सूट करता है? माहौल बना रहे, चर्चा होती रहे, इसकी खिलाफ बोलने वाले, इसके समर्थन में बोलने वाले, बातें होती रहे, लेकिन इसका इंपैक्ट चुनाव पर हो सकता है उल्टा पड़ जाए। नीतीश कुमार को मुसलमान भी वोट करता है ना। इतने सब मुसलमान संगठन जो आपने देखा होगा, नाम ले लेके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, इनकी परीक्षा है ये बिल। इन्होंने अगर इसको पास होने दिया तो इनको हम कभी माफ नहीं करेंगे, मुसलमान इनको कभी माफ नहीं करेगा। तो वो दबाव अभी तक तो वो झेल रहे हैं। अभी तक उनके यहां से किसी नेता ने इस बिल के खिलाफ कुछ नहीं बोला। चिराग पासवान भी हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे पर बोलते जरूर हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा कि मैं सुनाता हूं आपको, वो उनका बयान भी निकाल लीजिएगा, चिराग पासवान का, इसी में सुना दीजिए। चिराग पासवान ने कहा कि ये नमाज, उनसे पूछा गया नमाज सड़क पे पढ़ने को लेकर के विवाद हो रहा है, फालतू की बातें, यूजलेस, इन बातों पर बात होनी ही नहीं चाहिए, बकवास बातें हैं और बहुत बातें करने के लिए। तो ये उनकी, आप इससे आप उनकी पॉलिटिकल मजबूरी समझिए। सेम विद नीतीश कुमार 2 इफ्तार दे चुके हैं। अभी कल एक कार्यक्रम में टोपी लगा करके वो भी गए हुए थे। तो वो उनको ये इनको बैलेंस करके चलना है। इनको दोनों सरकार का हिस्सा भी है, तो सरकार के एजेंडे के साथ साथ भी चलना है, लेकिन नाराज भी नहीं करना मुसलमानों को। अब इनकी इसी मजबूरी को एक्सपोज करना चाहते हैं मुस्लिम संगठन। जैसे ओवैसी ने बोला कि हमारे बाप दादा की गाड़ी कमाई से बनी है ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये मकबरे, और ये सरकार हर किसी पर कब्जा कर लेना चाहती है। लेकिन नाम लेकर के नीतीश, नायडू, चिराग, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे अगर तुमने ये बिल पास करा दिया तो। अब इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सैफुल्ला रहमानी जी हैं, ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, अरे तुम्हारी जामा मस्जिद का कागज मांग लेंगे, तुम दे पाओगे क्या? कहां से दोगे कागज? तुम्हारी जामा मस्जिद छीन ली जाएगी। फिर उन्होंने कहा, अरे तिरुपति का मंदिर है, इतना बड़ा, करोड़ों लोगों की आस्था है हिंदुओं की, उसमें तिरुपति मंदिर का कागज दिखा सकता है क्या कोई? तो इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। अब किसी ने कहा ईद है, हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे। ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, आप जो भी कर सकता है, खुशी का त्यौहार है। तो उन्होंने कहा हम इस बार नया कपड़ा नहीं पहनेंगे। क्यों? हमें ये देना है, ये मैसेज देना है, देश का एक एक मुसलमान जो है वो इसके खिलाफ है, इस बिल के खिलाफ है। एक एक मुसलमान तो किसने गिना? आप हो खिलाफ। अब वो अपनी बात कह रहे हैं। तो ये जो माहौल बन रहा है, जरा इसकी हम लोग चर्चा करें। पहले हमने नेताओं की बात सुनाई थी आपको, अब मैं आपको वो नेता जो कहीं ना कहीं थोड़े से प्रीचर की भूमिका में भी आ जाते हैं, जैसे तकरीर करने लगते हैं ओवैसी जी, और ये बाकी मुस्लिम संगठनों के लोग, जरा इनकी बात आप सुनिए। चिराग भी सुनवा दीजिएगा इसी में। आप गौर कीजिए, मुल्क के चप्पे चप्पे पर आपकी मस्जिदें हैं, आपकी ईदगाहें हैं। क्या आप हर एक के का दस्तावेज 400 साल का तलाश करके ला सकते हैं? आप सोचे, मक्का मस्जिद हमारे शहर की शान और उसकी पहचान है। अगर कोई आपसे कहे कि आप इसका डॉक्यूमेंट दीजिए, किसने ये वक्फ किया था, आप कैसे इस पर बैठ गए, ये तो गवर्नमेंट की चीज है, आप क्या उसका डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं? दिल्ली की जामे मस्जिद 400 साल पहले की तामीर शुदा है। आज अगर हुकूमत ये कहे कि शाहजहां के दौर की इस मस्जिद की आप दस्तावेज पेश कीजिए, कागज पेश कीजिए, नहीं तो गवर्नमेंट के हवाले कीजिए, क्या आप पेश कर सकते हैं? फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है।
उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं ये बताने के लिए हमें उनके चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? सड़क पर उधर के कोई वो तोड़-फोड़ तो नहीं कर रहे हैं। हम सड़क उधर कर सरकार के सामने कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। हम तो बहुत शांतिपूर्वक ईद के दिन जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। बिल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इसका हम सरकार को एक जो है इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए काली पट्टी बांधी। कोई जरूरत नहीं है, दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी, बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है। ये चिराग की बात दरअसल वो नमाज पढ़ने, सड़क पर नमाज पढ़ने वगैरह को लेकर के थी, लेकिन इससे आप उनकी वफ़ की मजबूरी समझ सकते हैं कि वो इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते। आप भाई एनडीए जो तय करे हम उसके साथ दिख जाएंगे, उस वक्त देखेंगे जब बिल पास कराने की नौबत आएगी, उससे पहले हम काम करके झगड़ा मोल लें। ये उनका स्टैंड अभी तक का है। लेकिन पहले वफ़ की बात कर लें। सर, बड़ी चर्चा है कि सरकार इस सत्र में लाएगी। गृहमंत्री ने तो कह ही दिया ना कि हम लेकर के आएंगे, तो क्या लग रहा है आपको? मतलब इस सत्र में ला करके सरकार एक हाउस से उसको पास कराने की भी कोशिश करेगी? सरकार ने, जब गृह मंत्री जी ने कहा है कि वो इस सत्र में लाएगी, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि चर्चा तो सकती है। नहीं, बिल लाएगी ये कहा है उन्होंने, पास कराने की बात नहीं की है ना। मैं ये करूँ, इस पर कोई बहस ही नहीं है कि भाई वो नहीं लाएगी सरकार, क्योंकि गृह मंत्री जी ने कहा है मोस्ट प्रोबेबली वो लेकर आएंगे। हो सकता है कि नहीं लाए, क्योंकि कैबिनेट ने तो उसको पहले पास कर दिया था, फरवरी में पास कर दिया बिल को। ऐसा तो है नहीं कि कुछ अभी उसमें बदलाव करना है। तो नया बिल लाएगी ना? नहीं, वो तो जेपीसी के बाद बिल पास, जेपीसी के बाद बिल लाएगी ना, जेपीसी के बाद उन्होंने बिल पास कर दिया है ना दूसरा, तो वो बिल पास है। जेपीसी की सिफारिशों को उन्होंने जो भी किया है कि नहीं किया, लेकिन वो अमेंडेड बिल उनका है, उसको पास कर दिया और वो बिल लेकर आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है। पास कराएगी नहीं कराएगी अलग इशू है, क्योंकि चाहे अगर पास कराना तो पास करा लेगी, क्योंकि चाहे आप चंद्रबाबू नायडू को ले लें, नीतीश जी को ले लें, चिराग जी को ले लें, जीतन राम मांझी को ले लें, जयंत चौधरी को ले लो, कोई सरकार छोड़ के जाने वाला नहीं है। कितना दबाव बनाते रहे लोग, कितना दबाव बनाते रहे, लेकिन उनके दबाव से ही आप इसको मानकर चलिए कि ये उन्हीं का दबाव है कि सरकार इस बिल को पास नहीं करा रही। अब आप कहते हैं अगर सरकार ने पास नहीं किया तो ये नहीं लोगों का दबाव, मतलब इन लोगों ने भी कह दिया होगा, ये नीतीश नायडू, चिराग, सब पॉलिटिकली करेक्ट रहने की बात करते हैं ना कि सरकार इस पर चर्चा कराना चाहती है, चाहती नहीं कि जल्दी में पास कराए। माहौल जितना बनाना है बना लो, लेकिन इसको पास करके हमारे सर पे मत डालो। तो वो सारी बात है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि, और इसको मान के चलिए कि ये क्रेडिट गोज टू चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कि वो इस बिल को पास नहीं कराने देंगे अभी। मतलब एक मेरी जो जानकारी है कि सरकार बिल तो लाएगी, इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं, क्योंकि लेकिन सरकार अभी जल्दबाजी में पास नहीं कराएगी। और जो सुझाव है, दबाव है, कुछ भी कहिए, कि बिहार चुनाव तक कम से कम इसको जो है इस पर बहस ही होती रहे संसद के अंदर। तब तक इसके बाद तो एक सत्र और आएगा, मानसून सत्र आएगा। सरकार को अगर सर जल्दबाजी नहीं होती इस मामले में तो सरकार इसको पहले ही पास करवा लेती। सरकार जेपीसी बनाती नहीं इस मामले में। जेपीसी अगर सरकार को पास नहीं करवाना होता तो सरकार जेपीसी को एक्सटेंशन भी दे देती, जो मांगा जा रहा था कि और समय दिया जाए। सरकार कहती जेपीसी की मांग आई एक्सटेंशन की, हम और समय जेपीसी को देना चाहते हैं, वो स्टेक होल्डर से बात कर ले, उसके बाद हम इसको करेंगे। अगर जेपीसी का एक्सटेंशन नहीं हुआ है और अमित शाह जी ने कह दिया है कि हम सत्र में लेकर आएंगे, तो ये तय मानो कि आप केंद्र सरकार मान रही है कि वक्फ का अब वक्त खत्म हो चुका है और सरकार उसे पास करवाएगी, इसी सत्र में पास करवाएगी, दोनों हाउसेस से। बिल्कुल हो सकता है एक्सटेंशन करते, क्या जरूरत है, 2 दिन बढ़ा सकती है ना सत्र का कार्यकाल। कोई जरूरत तो नहीं कि 4 तारीख तक सत्र का कार्यकाल है तो 4 के बाद नहीं होगा। सरकार 2 दिन एक्सटेंड कर देगी अगर सरकार को लगता है। सरकार ये बहुत क्लियर कर चुकी है कि अब
इस मामले को लेकर सरकार कोई ढिलमुल रवैया अपनाने की तैयारी में नहीं है। और सरकार को तो ये पता था ना कि सरकार जो चल रही है और नीतीश बाबू का भी समर्थन है, चंद्रबाबू नायडू का भी समर्थन है, उसमें जयंत चौधरी भी है, उसके अंदर चिराग पासवान भी है, तो सरकार ये सब जानते हुए उसके ऊपर आगे प्रॉब्लम बढ़ी है। नहीं होगी, खासकर चिराग पासवान और नीतीश कुमार को कि बिहार इलेक्शन से पहले मुसलमानों की नाराजगी मोल लें बिल पास करवा करके? मैं आपको बता रहा हूं, सरकार ने तो बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को कि अगर आपको दिक्कत है तो आप अपना स्टैंड ले सकते हो। सरकार इस पे आगे बढ़ रही है। इन्होंने कहा नहीं सर, हम तो आपके साथ हैं, हमें सत्ता में बने रहना, हम आपके साथ हैं। अब बिहार इलेक्शन तक इसको टाला जाएगा, आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं टाला जाएगा। अगर सरकार को टालना था सरकार जेपीसी बढ़ा हर्षवर्धन देती, जी। जब भी लाना तय है। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि बड़ी स्पष्टता है। अब वक्फ को लेकर सरकार ने जितना आउटरीच प्रोग्राम चलाना था वो चला लिया। वक्फ के खिलाफ जितना कुछ बोलना था वो मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, AIMIM, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव वो सब कर चुके। तो दोनों को अपना असेसमेंट पूरी तरह से हो गया है। जिस तरह के हताश निराश भाव में मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के लोग, विपक्षी पार्टियों के लोग, यहां तक की जो तकरीरें होती हैं आप अगर सुनिए तो वो दम नहीं है। वो पहले जैसा दम नहीं, उखाड़ देंगे सरकार को, पलट देंगे। पहली जब रैली इन्होंने की थी तो कहा था पलट देंगे, नीतीश और नायडू को घुटनों पर ला देंगे, देखेंगे कैसे नहीं करेंगे। हो गया, आंध्र प्रदेश में भी और पटना में भी रैली हो गई, कोई आया नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। यहां तक कि उनके नेता अब इनको पूछते भी नहीं, बुला नहीं रहे, और ज्यादा दिन और नहीं बुलाएंगे ना तो ये जो सत्ता पोषित लोग हैं, ये जो बड़का मुसलमान लोग बैठे हैं, इनका घर चलना बंद हो जाएगा, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, सरकारें अगर तय कर लेंगी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वक्फ रिलीजियस मसला नहीं है, वक्फ का मुसलमानों से भड़काने के तौर पर लेना देना है, तथ्य के तौर पर लेना देना नहीं है। मुझे लगता है बहुत सीरियस है, सरकार इसको पास कराएगी, इस कानून में जो संशोधन है उसके हिसाब से कानून बनाकर लागू कराएगी। सरकार ने कह दिया हम इस सत्र में लाएंगे, वो तो तय है। 4 दिन बचे हैं, इसलिए 4 ही दिन है ना, अब एक्सटेंड करें तो अलग बात है जो आपने कहा, वरना 4 ही दिन है। 2 चीजें हैं। बहस होके कितना लंबा जा सकता है, बहस होके कितना लंबा जा सकता है। एक तो यह है कि आप इसी जो 4 दिन है उसका उपयोग कर ले। दूसरा है कि सरकार कहे कि हम इस पर बहस कर रहे हैं और हम इसको एक्सटेंड करा रहे हैं, 2 दिन बाद वोटिंग कराएंगे, उसके बाद है कि अगले सत्र में कराएंगे। लेकिन सरकार इससे बहुत आगे जाने के या बिहार चुनाव का उसको कोई डर है, यह मुझे कतई नहीं लगता है, एकदम नहीं लगता है, ये दूर दूर तक नहीं है। और वो वाला हुआ, बहुत कुछ दिखाया गया। अब तो मुसलमानों को बख्श देना चाहिए, हम लोगों को भी। हर बात पे उनको घसीट के लाते हैं, सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, बेचारे उम्मीद से जाते हैं, फिर पिट थोड़ी जाते हैं। टेक्निकल बात समझ लें विजय जी से। मान लें इसको लोकसभा में लेकर के आती है, लोकसभा में केवल चर्चा कराई, वोटिंग नहीं कराई, फिर तो अगले सत्र में दोबारा पेश करना पड़ेगा? नहीं, पेश नहीं करना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी रहेगी हाउस की? प्रॉपर्टी रहेगी हाउस की। वो तो जब तक लोकसभा भंग नहीं हो जाए तब तक वो प्रॉपर्टी रहेगी। एक हाउस से पास करा लिया, दूसरे में इंट्रोड्यूस कर दिया, चाहे ये सत्र बीत जाए, अगले सत्र में उसी दूसरे हाउस में लाना चला जाए। और सरकार यदि चाहती है, सीरियस भी है, तो वो ये भी कर सकती है कि इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दे, तो वो बिल जो है परमानेंट हो गया। मतलब सदन, ये लोकसभा 2029 तक चले और मान लीजिए बिल नहीं पास होता, तब भी वो बिल हाउस क्यों खींचेगी सरकार? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, महिला बिल किया था कांग्रेस ने, टेक्निकल बिल की तरह से बात है। तो लेकिन लोकसभा में लाके, और 4 दिन बहुत है। क्या लगता है वो कहाँ 4 दिन सरकार? मुझे नहीं लगता कि एक्सटेंशन की जरूरत है। यदि सरकार चाहेगी बिल को पास कराना तो 2 दिन, 1 तारीख को। अगर लोकसभा में पेश हुआ तो पहले दिन से इन सारी पार्टियों पर दबाव बनना शुरू हो जाएगा, स्टैंड लो, स्टैंड लो, स्टैंड लो, ठीक है। राज्यसभा में करते हैं तो ऐसा उतना नहीं होगा। नहीं, तब भी स्टैंड तो वही है ना, राज्यसभा में करे, लोकसभा में करे, उससे स्टैंड तो पॉलिटिकल पार्टी का है ना। लोकसभा, राज्यसभा वहां भी है ना, चंद्रबाबू नायडू के और नहीं, लोकसभा उसमें सरकार, देखिए, एक तो सरकार गिरने वाली नहीं है, ये सरकार बिल पास हो नहीं पास हो, इसको समझ लीजिए। ये कोई सोच रहा हो कि नीतीश कुमार जी की वजह से या ये सरकार को गिरने का खतरा इसमें नहीं है। और सरकार इस डर से कि बिल पास नहीं होगा, सरकार को खतरा होगा, ऐसा नहीं है। सरकार को तय करना है कि वो इस हॉट केक को, ये हॉट केक है ना, तो इस हॉट केक को कितने दिन चलाना चाहती है। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे की बात है, तो वो कितना तय कर रही है। और अगर सरकार पास नहीं कराती तो आप मान के चलिए कि ये सहयोगी दलों का दबाव है। अब एक साल जो अब ये सरकार चली है, ऑलमोस्ट 1 साल, इसमें आपको किस मूड में दिखाई दे रहे हैं मोदी जी? लटकाने वाले मूड में दिखाई दे रहे हैं या दो अलग अलग इशू है। आप इसको ऐसे मत समझिए, ये केवल पार्लियामेंट्री प्रोसेस का या पार्लियामेंट्री प्रेशर का बिल नहीं है। और इस बिल को यदि आप सीए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बिल को यदि आप सीए की जैसा समझने की भूल कर रहे हैं तो ये गलती होगी। उससे बड़ा इस बिल से मुसलमान जो है ज्यादा मुसलमान जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मुसलमान जुड़ा हुआ है, लेकिन ज्यादा बड़ा तबका मुसलमानों का जुड़ा हुआ है। कुछ लोग उल्टा कहते हैं कि इसका मुसलमानों से लेना देना ही नहीं है। नहीं,
नहीं है, ये तो सरकार का तर्क है ना। और मैं इस पर जा ही नहीं रहा कि है कि नहीं है लेना देना, मैं ये कह रहा हूँ उससे उसका जुड़ाव है, उसको ये बात समझाई गई है और उसमें से ज़्यादातर मुसलमानों को ये बात समझ में आई है कि ये वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है ना, सीए के समय शुरू से ही उसका विरोध वहां तक गया जहां लगा कि हर मुसलमान तैयार हो गया है। इस बार तो इतनी चीजें हो गई, जगह जगह रैली हो गई, सब कुछ हो गया, और अभी हम लोगों ने जो देखा काली पट्टी बांधने वाला, ना उस दिन बांधा था ना आज बांधा। क्यूआर कोड बंद कर दिया है, जो उन्होंने क्यूआर कोड शुरू किया था ना, वो भी शुरू किया, वो भी बंद कर दिया। वो जेपीसी के लिए था भाई, जेपीसी के लिए था। कितना बड़ा है, 1 करोड़ मेल आई है, 1 करोड़ उस पर मेल आई है और आप कह रहे हैं कि उसमें समर्थन के खिलाफ भी आया था, वो तो उसके खिलाफ भी आया। मुसलमानों की बात मैं वही कह रहा हूं, आम मुसलमान अपने आप को इस वक्त से जोड़ के देखता है कि नहीं देखता? नहीं, अगर जुड़ा होता तो आपको ईद पे काली पट्टी दिखती कि नहीं दिखती? जो फिलिस्तीन का झंडा लेकर घूम रहा है वो अपने घर में वक्फ ना करता, फिलिस्तीन उसको याद है, इसका मतलब वो इशू नहीं है ना। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब ये तो तब की बात है जब वाकई में बिल इंट्रोड्यूस होता है। तो देखिए ये मुस्लिम संगठन क्या करते हैं और सरकार के साथ ही सहयोगी जो हैं इन पर कितना प्रेशर बनता है और क्या तब ये कोई कॉल लेते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। सारे मेहमान हमारे साथ। एक खबर नेपाल की आपको देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। नेपाल में जो कुछ चल रहा है, नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ पिछले कई दिनों से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, ये पार्टी राजशाही के पक्ष में, मतलब राजा की समर्थक है, और इनके कार्यकर्ता आज काठमांडू में विरोध मार्च निकाल रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने जब इन लोगों को रोका, प्रदर्शनकारियों को, तो वहां इनकी और पुलिस की भिड़ंत हो गई। 28 मार्च को भी प्रोटेस्ट के दौरान काठमांडू में खूब हिंसा हुई थी, 2 लोगों की इसमें जान चली गई थी, 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए थे। और आज हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारी पहले गिरफ्तार हो चुके लोगों की रिहाई को लेकर के मांग कर रहे हैं। और ये सारा मामला शुरू हुआ था, मैं आपको बता दूं, जो वहां राज परिवार के सदस्य हैं, राजा ज्ञानेंद्र जिनको कहा जाता है, वो एक बार सत्ता पर रह चुके हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन उसके बाद फिर जो है पूरी तरीके से वहां डेमोक्रेसी अपना ली थी देश ने, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो राजा सत्ता से बेदखल हो गए थे। अब वो राजा ज्ञानेंद्र एक किस्म से अपने वनवास से वापस लौट आए हैं और उन्होंने भी खुलकर इच्छा जाहिर की है कि देश के अंदर अब राजशाही, राजतंत्र जो है वो दोबारा स्थापित किया जाए। अच्छा, वहां राजतंत्र रह चुका है, राजा की रिट चला करती थी, लेकिन फिर बाद में वहां पर कम्युनिस्ट आंदोलन भी हुआ और उस माओवादी आंदोलन, और उसके बाद पूरी तरीके से डेमोक्रेसी में तब्दील हो गया नेपाल। वरना इकलौता, दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। अब उसे वही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, राजशाही बनाने के लिए सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा है। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी भाई इस वक्त मौजूद हैं, तो वो आपको ताजा हाल बताएंगे काठमांडू का। जी नीतीश। ये नीतीश बिहार वाले तस्वीरें दिखा दीजिए जब तक नीतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही तो बताएं जरा, कितना दम दिखाई दे रहा है इस आंदोलन में? नीतीश की एक रिपोर्ट है हमारे पास, आप पहले वो देखिए। नेपाल की पुलिस और यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो पुलिस सामने देखिए दौड़ते हुए आ रही है। पुलिस का एक दूसरा जत्था यहाँ आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर पुलिस के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है। ये नेपाल पुलिस रोकते हुए, और यहाँ पर देखिए धक्का मुक्की शुरू हो गई है। ये जो कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाह रहे थे उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। पुलिस उनको यहाँ से आगे नहीं जाने देना चाहती है और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधी झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारी आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर देखिए लगातार झड़प हो रही है, पुलिस धकेल रही है, धक्का दे रही है, आगे नहीं जाना चाहती। और यहाँ पर देखिए आगे की तरफ, आगे के हिस्से में यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं, ये आप लोग आगे जाना चाह रही हैं, आगे जाना चाह रही हैं। हाँ, हम लोग उधर जाना चाह रहे हैं। हमारे देश में हम नेपाली नागरिक के लिए भी रोकावट है। यहाँ ये हत्यारा सरकार, इसने बहुत दमन किया है। तो यहाँ देखिए लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है और ये आप लोग क्या आगे जाना चाह रहे हैं? आगे जाना चाह रहे हैं? हाँ, हम आगे जाना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या जो उस दिन प्रदर्शन हुआ उसमें जो कार्रवाई हुई उससे आप लोग नाराज हैं? अरे ये देखिए फिर एक बार झड़प। पुलिस जो है आगे, जो मेन रोड है उससे आगे नहीं जाने देना चाह रही है और जो एक बगल का सर्विस रोड है उस रास्ते जो है लोग जो है अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
मेन रोड पर जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहां से दूसरी तरफ अब भीड़ आगे बढ़ गई है। ये जो लोग हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, काफी संख्या में लोग हैं, हाथों में पोस्टर बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही है। इस तरफ आगे क्या पार्लियामेंट है? आगे पार्लियामेंट है, संसद है, कसमतर है, बहुत खत्म हो गया, लोकतंत्र गणतंत्र का सरकार है बहुत। आप लोग कहाँ आगे जाना चाह रहे हैं? हम ये बिजली बाजार जाना चाहेगा, बिजली बाजार। ये देखिए एक बार फिर जो भीड़ है वो काफी आगे बढ़ना चाह रही है। नेपाल पुलिस लगातार उनको रोक रही है, लगातार पुलिस रोक रही है। और दूसरी तरफ जो मुख्य सड़क है उसको छोड़कर जो सर्विस रोड है उससे आगे बढ़ने की कोशिश की भीड़ ने, तो यहां भी एक बार फिर पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गई है। ये देखिए, ये पुलिस के साथ झड़प हो रही है। अब आपको जरा हम ये नेपाल का सारा क्राइसिस जो है समझाते हैं, इसी पर हम लोग बात कर लेते हैं। सर, नेपाल पहले मोनार्की हुआ करता था, मतलब राजा का राज चलता था। ज्ञानेंद्र पहले राजा किंग वीरेंद्र, अभी जो राजा अभी के बच्चे हैं ज्ञानेंद्र के भाई, जो राज परिवार की पूरी हत्या हो गई थी 2001 में, उससे पहले वो राजा थे। पूरी तरीके से राजशाही थी। फिर ये यूके वाले मॉडल पर आ गए, मतलब पार्लियामेंट भी है और राजा भी है, और फिर उन्होंने राजा को बिल्कुल ही बेदखल कर दिया। अब पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है। अब आपको लगता है कि वहां पर दोबारा नेपाल हिंदू किंगडम और राज सत्ता से चलने वाला देश उसकी तरफ बढ़ सकता है, या अब वो दौर गया तो गया? मतलब पूरी दुनिया से तो चला गया, लेकिन इसको समझना चाहिए कि 278 साल 278 ईयर्स वहां पर राजशाही रही है। राणाशाही के बाद राणाशाही के बाद राजशाही रही है 278 ईयर्स, और उसके बाद ये 17 साल से वहाँ पर डेमोक्रेसी है। जो राजा ने ही मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को परमिशन दिया था, जिसको आप उस समय कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन क्या हुआ, पिछले 17 साल में वहाँ पर 13 बार सरकारें बदली हैं। अच्छा, 13 बार। तो मतलब कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं बन पाई। 17 साल में 13 सरकारें। ये 14वीं सरकार का गुस्सा यही है, ये गुस्सा है। और उसमें लगा लोगों को कि एक तो बेरोजगारी वहां पर बहुत बढ़ गई, और करप्शन जो है गवर्नमेंट में वो 50% से ऊपर बढ़ गया है। मतलब बहुत करप्शन का एक बड़ा किस्सा है। राजा ज्ञानेंद्र पिछले बहुत समय से कर रहे थे, अभी 2 मार्च को वो वापस आकर इस सारे काम पर लगे हैं। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि सरकार में कुछ पार्टियां शामिल हैं, वो भी इस राजशाही के आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी केपी शर्मा ओली वहां प्रधानमंत्री हैं, ये तो कम्युनिस्ट हैं। हाँ, कम्युनिस्ट है। और वहां उन्होंने ही, सरकार ने हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म किया वहां पर, और एक सेक्युलर स्टेट के तौर पे नेपाल को खड़ा किया। बेसिकली लेफ्ट का दबदबा है, लेफ्ट का दबदबा है वहां पर। तो अब क्या हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, और उससे भी महत्वपूर्ण है क्या राजशाही की तरफ जाएंगे, क्योंकि दुनिया में अब राजशाही खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेसी की परेशानियां हो रही हैं। और इसमें फिर से हिंदुस्तान की तारीफ करनी चाहिए कि हिंदुस्तान ने डेमोक्रेसी को जिस तेजी से और जिस मजबूती से एक्सेप्ट किया है। हमने समर्थन किया वहां डेमोक्रेसी का, वहाँ समर्थन किया है। हम लोग लगातार हम लोग रहे हैं। अभी हालांकि कुछ संगठन हैं यहाँ पर जो इस समय राजशाही का समर्थन, इस आंदोलन का भी समर्थन कर रहे हैं। मतलब ये भी मोटे तौर पर लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई। अब हमें क्या सूट करता है भारत को, वहां मोनार्की रहे या डेमोक्रेसी रहे, क्योंकि कम्युनिस्ट है वहां सत्ता में? नहीं, मुझे लगता है अगर भारत की बात होगी तो डेमोक्रेसी को भारत सरकार समर्थन देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारत तो वैसे एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लोकतंत्र की बात हमेशा करते हैं, तो भारत सरकार निश्चित रूप से वहाँ पर लोकतंत्र करेगी। लेकिन अभी भारत की सरकार वहाँ पर पूरा ध्यान रख रही है। लेकिन एक बात भी है कि वहाँ जिस तरह की जो करप्शन बढ़ा है कम्युनिस्ट पार्टी के, इसमें जो चाइना का दखल बढ़ा है नेपाल के अंदर, वो हमारे लिए चिंता की बात है। और वहाँ के लोगों की एक बड़ी नाराजगी का कारण ये भी है कि चाइना ने जिस तरीके से वहां पर पैसा लगाया है, जिस तरीके से वहां पर अभी बाकी चीजों पर, लैंड पे कब्जा कर रहा है, जंगलों पे कब्जा कर रहा है, तमाम जो वहां के जो संसाधन है जमीनी स्तर पर जो खनिज करने वाले, उस पर चाइना ने अपना दावा किया और जो पैसा दिया है वहां की सरकारों को, और अब चाइना दावा कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक वो ये नाराजगी भी है कि सरकार चाइना के हाथों में बिक रही है, तो एक वो भ्रष्टाचार का बड़ा कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि एक आंदोलन अगर लंबा चलता है तो नेपाल के लिए भी ठीक नहीं होगा। और भारत एक पड़ोसी देश है, भी बांग्लादेश है, फिर नेपाल है, भूटान में चल ही रहा है। अब जरा बिहार की बात कर लेते हैं। जो नेपाल की हम बात कर रहे थे, तो हमारा तो नेपाल से लगता है, बिहार और पूर्वांचल जो है ना पूरा नेपाल से जुड़ा हुआ हिस्सा। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि वहां पर भारत विरोध इसी 15 साल में ज्यादा बढ़ा है। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में चुनावी गतिविधियों का जायजा लेने के लिए अमित शाह वहां पर गए थे। उनका 1.5 दिन का दौरा था। पहले दिन उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से बात की, उसके बाद एक उन्होंने सभा भी की, और फिर एनडीए के लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने एक मीटिंग भी की।
अब वहां से जो खबर निकल के आई, पहली तो जिसमें कोई आश्चर्य नहीं था पहले भी, क्योंकि वो कह चुके हैं अमित शाह जी भी कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो छपी भी खबर है मैं बता रहा हूं, फिर ये भी सवाल हुआ कि अगर जीतने पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ₹1,00,000 का सवाल तो यही है, अगर एनडीए जीतती तो किसको सेहरा पहनाएगी, इस पर अभी भी खामोशी है। और जो स्टैंड है वो ये कि भाई एनडीए के पार्टनर्स चुनाव जीतने की स्थिति में चुनाव के बाद इस पर बात करेंगे और बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर फैसला करेगा। तो ये तो एक मतलब वो वाली बात होगी, मतलब कहने की बात हो गई, चलो बहाना आए तो कहने का कह ही दिया। लेकिन हम इस विषय पर बहुत बार बात कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाना क्या बीजेपी के लिए खतरनाक नहीं है, कि जिस तरीके से आजकल उनकी सेहत को लेकर बातें होती हैं। और क्या नीतीश कुमार का ये आखिरी इलेक्शन है, जीतने के बाद भी नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन कुछ बयान है मेरे पास, तो मैं आपको दिखाता हूं। अमित शाह जी की रैली में उनका सारा फोकस जो था वो लालू यादव पर था, सारा हमला लालू यादव पर था। मुझे लगता है तेजस्वी पर वो नाम लेकर बहुत कुछ ज्यादा बोले हैं, लेकिन लालू राज, जंगल राज, उसको फिर से याद दिलाना। 20 साल पुरानी बात, 20 साल पहले वो 15 साल के लिए वो और उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर थे, तो वो 15 साल बार बार याद दिलाया जाता है। लेकिन बड़े मजेदार अंदाज में अमित शाह जी ने इतनी रैली की शुरुआत की थी। मोदी जी गए थे तो उन्होंने कहा था आपके लाडले सीएम, अमित शाह जी की तरफ देख करके। अब अमित शाह जी वहां पर गए सभा में तो उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा मेरे जिगर के टुकड़ों युवा लोग बिहार के। तो सुनिए आप अमित शाह जी को, और उन पर भी रिएक्शन है तेजस्वी यादव का। जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम प्रणाम। आरजेडी थी तब क्या था, रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया, और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। लालू प्रसाद कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे। अब आपको याद होगा बीजेपी के नेताओं का एक वीडियो वायरल हो गया था, उसमें वो कह रहे थे तेजस्वी में मत बोलना, नुकसान होता है, लालू पर बोलो जो बोलना है। तो लालू पर ही फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। क्या हेडलाइन निकली हर्षवर्धन जी, अमित शाह जी की विजिट की बिहार की? नहीं, एक तो ये कि तेजस्वी पे बोलने के लिए है क्या जो बोलने भाई, मतलब ये भी तो थोड़ा सा बार बार चला रहा है तेजस्वी। अरे तो पार्टी चला रहे तो कुछ किया नहीं ना, नीतीश जी के अंडर में रहे, नीतीश जी के डेप्यूटी रहे, तो क्या बोले अब? तो नीतीश जी के शासनकाल पे भाजपा क्यों टिप्पणी करेगी? वो 20 साल पुरानी बात याद दिलाएगी। तो वही वाला तो है, उसी को तो याद दिलाना है, उसी से तो बचाना है बिहार को, भाजपा को उसी से तो बचाना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अमित शाह बहुत स्पष्ट हैं। अमित शाह को पता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक जिम्मेदारी उसकी है। अमित शाह को पता है कि नीतीश कुमार का साथ सबसे आवश्यक है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहते हुए हमारा साथ कहीं कुछ वजहों से छटकने न लगे, तो उसको मजबूती से रखना है। करप्शन बिहार के लोगों को जो याद है वो चारा घोटाला भरना याद रहे, दूसरी कितनी चीजें हैं वो उसको बता रहे। और जो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव युवाओं के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं खड़े हो पा रहे, यानी जो यूथ है वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये उनकी कोशिश है। अब जाहिर है तेजस्वी यादव ये प्रयास करेंगे कि उनके पिता को गाली देना फैशन हो गया, लेकिन भैया उनके पिता को कौन गाली देता? उनके पिता का सब महिमा मंडन ही करते थे, सिवाय जब कोई ऐसा नेता हो जो दोष सिद्ध होकर जेल चला गया हो। नहीं तो राहुल जी से पूछ लेते, जहां युवा जाएगा वहां सत्ता आ जाएगी। नहीं, ये तो बड़ा स्वाभाविक है। मेरे जिगर के टुकड़े, और इतने पलायन के बावजूद बिहार में अभी भी इतना युवा है कि वो सरकारें बदल देता है। और मेरा यह मानना है कि आप लिस्टिंग उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से
2014 से रेल कारखाना हो, फर्टिलाइजर कंपनी का पुनरुद्धार हो, बड़े बड़े हाईवे हो, जो एयरपोर्ट हो, वहां एक तरह से कहें कि पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है वो बिहार पर फोकस है। ये जो बजट था उसको विपक्ष आलोचना कर रहा था कि ये देश का नहीं बिहार का बजट। दो बातें बताता हूं आपको। एक तो ये कहा गया, अमित शाह जी ने कहा कि मैं डेरा डालने वाला हूं बिहार में, ये सब जगह लिखा हुआ, मतलब अब अमित शाह ने अब उन्होंने कमान अपने हाथ में हाँ, कि 1 महीना शिफ्ट हो जाऊंगा मैं चुनाव के समय, शिफ्ट वहीं रहेंगे, बोला कि यही रहूंगा, 1 महीना में शिफ्ट होने वाला हूं बिहार में। बड़ी बात। अच्छा सर, आप, मैं कोट कर रहा हूं ताकि रहे कि ऐसी हवा नहीं। नव भारत टाइम्स ने एक सर्वे कोट किया है और कहा यह सरकारी सर्वे है जिसमें नीतीश कुमार को 75 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, अकेले नीतीश कुमार को। मैं इसलिए कोट करके बोल रहा हूं ये बात, भाई किसी रिपोर्टर ने निकाला होगा, सरकारें तो सर्वे करती रहती हैं। अब नीतीश कुमार की 75 सीटें आ रही तो भाजपा का गेम क्या रहेगा? नीतीश कुमार की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 75-80 सीटों की है बिहार में। 2020 में ऑपरेशन चिराग पासवान ने उनकी स्ट्रेंथ को आधा कर दिया था, 42 सीटें आई थी उनकी। इस बार ऑपरेशन चिराग पासवान नहीं होगा तो 75 आ सकती, तो 75 आ सकती हैं बीजेपी के साथ मिल करके। भाई देखिए, नीतीश और बीजेपी का वोट मिल करके बड़ी ताकत बन जाता है वहां पर। 2005 से, जब से ये 2010 में वो पूर्ण उसके मुख्यमंत्री बने थे, तब से नीतीश कुमार, मैंने बार बार कहा कि वो तराजू का ऐसा पाठ है कि जहाँ झुक जाते हैं वो पल्ला झुक जाता है। बीजेपी का अपना एक वोट है और नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार की अभी आप देख रहे हैं जो विजुअल दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे ईद के विजुअल हैं। तो ये नीतीश कुमार उस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, जिसको बार बार मतलब जो है माना जाता है कि नीतीश कुमार जो है उनसे मुसलमान दूर हो गए हैं या नीतीश कुमार से मुसलमानों का मोह भंग हो गया है। मुझे नहीं लगता बिहार में कहीं मुसलमानों के वर्ग का मोह भंग हुआ। चुनाव की बात, हाँ, और ईबीसी और महादलित, ईबीसी, महादलित, पसमानदा, ये 3। आपको लग रहा है नीतीश कुमार इस इलेक्शन में 2020 से ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे? अगर कोई ऑपरेशन चिराग पासवान टाइप बीजेपी ने इंटरनली नहीं किया तो निश्चित रूप से उनकी सीटें 42 से ज्यादा कट्टू साइज रखने की कोशिश नहीं करेगी इस बार? देखिए, ओपनली तो नहीं करेगी क्योंकि एलाइज होंगे ना, पार्टनर होंगे तो ओपनली कैसे करेंगे आप? पहले भी थे ही, मतलब कराई लगाए, चिराग बाहर थे, चिराग को काम चाहिए था, काम दे दिया। अभी तो चिराग काम में है ना, केंद्रीय मंत्री है, तो अब कैसे? अब वो स्थिति नहीं है कि ऑपरेशन चिराग पासवान तो अब इस बार पूरी स्ट्रेंथ से पार्टी सारे लोग जीतने के लिए लड़ेंगे। और पूरी स्ट्रेंथ में ये होगा कि बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार से ज्यादा उसकी सीटें आए, वो नीतीश कुमार को कम करने के बजाय अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश करें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ही बोली अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा हमें 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होगा, हमें पांडव बनकर लड़ना है, 5 पांडवों की तरह चुनाव लड़ना है। ये अब 5 पांडव का जिक्र उनका कहने का तात्पर्य होगा कि नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन मांझी मिलकर लड़ना है। और हमें कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि हम अलग है, हम पांचों एक है, मुट्ठी बनाइए और 2025 में 225 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चलिए कि हमें 225 सीटें जीतना है 2025 के चुनाव में। ये उन्होंने टास्क दे दिया है पार्टी को। अच्छा, ये तो बात कर ले, पहले हम अभी आपको दिखाई देता है कि एनडीए इस चुनाव में आगे है आरजेडी से? ये दिखाई दे रहा है आपको? निश्चित रूप से आगे है और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। पिछली बार की तरह से नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानते हुए एक सीट ज्यादा दे देगी, 122, और भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर लड़ेगी। इस बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो टिकट वितरण होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में दिखेगी और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, नीतीश कुमार की सीटें कम होगी, क्योंकि इस बार चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना है, जीतन राम मांझी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी और अन्य लोगों को शामिल करेंगे। तो नीतीश कुमार की सीटें इस बार 90 से 100 के बीच में रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इनके दौरे से आरजेडी वाले भी डरे हुए होंगे कि उनके पास भी एक पार्टनर है, कहीं उनको ना ले लें। वो भी इधर उधर कर चुके हैं कई बार। मुकेश सहनी, बिल्कुल मुकेश सहनी चर्चा में है कि वो वापस एनडीए में ना आ जाए। मुकेश सहनी की अभी पिछले हफ्ते दिनेश जायसवाल से मुलाकात भी हुई है, मतलब एक बैठक भी हुई है और मुकेश सहनी जानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी, छोटे दल मैटर करते हैं निश्चित रूप से 2-3% का जिनका वोट बैंक है वो महत्व रखता है। चिराग पासवान ने तो बताया में, जैसे मुकेश सहनी हो गए, जीतन राम मांझी हो गए या चिराग पासवान हो गए, ये छोटे दल हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके 2-2, 4-4, 5-5, 8-8 हजार वोट हैं, कहीं 10,000 भी हैं, कहीं 15,000 भी हैं विधानसभा, जो बहुत, तो वो मैटर करता है। क्योंकि अगर एक तरफ आ जाते हैं वो तो कई मार्जिनल सीटें जो है वो बदल जाती हैं। और बिहार में मुख्य तो प्लेयर 3 ही हैं, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू। बाकी जो छोटे वाले हैं उसमें कांग्रेस को भी शामिल कर दिया, वो भी छोटे वालों में ही है। वो माले भी है। आप कांग्रेस को इतना छोटा मानते हैं? अभी तो छोटी है ही भाई, अभी विधानसभा के चुनाव के साथ तो छोटी पार्टी है, सीटें हैं, 6%, 7% वोट है उसका। विजय जी, बिहार पर कुछ अमित शाह जी के दौरे पर आपका? देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था चुनाव से पहले 2020 में कि सीटें कितनी भी आए, कम आए, ज्यादा आए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये कहा था। और उस वादे को भी पूरा किया उन्होंने कि अब नहीं कह रही।
अब नहीं कह रही। क्यों नहीं कह रही वो तो वो जाने, लेकिन मतलब अब वो नहीं कह रही है। नहीं बनाना उनको नीतीश कुमार को, क्लियर है। अब ये उनको पता, आपको पता है, दो लोगों को पता है। पिछली बार कहा था, इस बार हाँ, नहीं इस बार नहीं कहा। मैं तो ये तथ्य की बात कर रहा हूँ कि इस पर फैक्ट ये है कि अब वो नहीं कह रहे कि वो बनेगी जी नीतीश कुमार। अच्छा, कोई एक कारण मुझे नहीं समझ में आ रहा कि चिराग पासवान हनुमान रहकर हनुमान की भूमिका में नहीं रहे। क्या काम देंगे राम जी उनको? राम जी क्या काम देंगे? पिछली बार क्या काम दिया था? काम थोड़ी बदलता है जब तक मिशन पूरा नहीं हो। इस बार वही काम इसमें देखिए चिराग पासवान का, इस बार भी वही काम नीतीश, चिराग पासवान का भी तो नुकसान है ना। इस बार वही काम प्रशांत किशोर को दे दिया है कि इस बार आरजेडी को कैसे कट करना है आपको। यदि नीतीश जी का नंबर ज्यादा बढ़े तो चिराग पासवान का भी तो नुकसान हो रहा है ना। पहले अपना घर भी उनको देखना, अपना हिस्सा कम होगा। बिहार इंटरेस्टिंग हो गया। बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यवस्था। हमारे साथ चारों मेहमान मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के नागपुर दौरे की। प्रधानमंत्री कल नागपुर गए और 10 वर्षों में लगभग, अब तो 11 वर्ष प्रधानमंत्री रहते उनको हो गए, पहली बार उन्होंने संघ मुख्यालय का दौरा भी किया। कल संघ के संस्थापक डॉक्टर बलिराम हेडगेवार साहब, उनकी जन्म जयंती भी थी, तो उनके स्मृति स्थल पर भी वो गए, वहां पर उन्होंने फूल चढ़ाए। वहीं पर जो दूसरे सरसंघ चालक थे गुरुजी गोलवलकर जी, उनका भी समाधि स्थल है, वहां पर वो गए। और इसके बाद संघ मुख्यालय भी उनका जाना हुआ। अब इस विजिट की बहुत लोग चर्चा कर रहे थे। पूछने वालों ने ये पूछा कि अब क्यों गए, 11 साल बाद क्यों गए, पहले भी जा सकते थे। वाजपेयी जी गए थे एक बार, लेकिन मोदी जी तो खुद प्रचारक रहे हैं, इतना समय उनको नहीं लगना चाहिए था। तो मतलब कोई बहुत खास बात होगी कि इस मौके पर, अब कोई भी कार्यक्रम बनता है तो सोच समझ के बनता है हर लिहाज से। तो एक कार्यक्रम कुछ लोगों ने कहा रखा ही इसलिए गया था कि उनकी और मोहन जी की, संघ प्रमुख की मुलाकात हो पाए, और दोनों पब्लिकली पहली बार ऐसे मिले हैं। होती होंगी और मुलाकातें जो हमको नहीं पता चलती होंगी या आपको नहीं पता चलती होंगी, लेकिन ऐसे पब्लिकली दोनों एक साथ एक मंच पर तो यहीं पर दिखाई दिए। तो इसके पीछे वजह बीजेपी को अपना अध्यक्ष भी चुनना है। कहने वाले कह रहे हैं कि संघ जो है उसमें अपनी पसंद चलाना चाहता है, उस पर बात अटकी हुई है कहीं ना कहीं। अब ये सब मैं आपको अटकलें बता रहा हूं। और वहां कि भाई संघ नाराज था इसलिए लोकसभा चुनाव में 240 सीटें रह गई, लेकिन अब संघ और बीजेपी के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने यह दौरा बनाया, ऐसी बातें भी हो रही हैं। खुद प्रधानमंत्री ने क्या कहा वहां पर जब उन्होंने एक कार्यक्रम में बात की, संघ की खूब तारीफ की, अपने प्रचारक दिनों को याद किया। और अभी उन्होंने पॉडकास्ट किया था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के AI के रिसर्चर थे विदेश के, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे जो भी संस्कार मिले पब्लिक लाइफ के, मुझे संघ से मिले। अच्छा, मोहन भागवत जी वो भी इस कार्यक्रम में थे, उनकी बात भी आपको मैं सुनाता हूँ। फिर एक बड़े सीनियर और पहले सरकार्यवाह रह चुके भैया जी जोशी, उनसे पूछा, हमारे सहयोगी मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर भी, क्या बात हुई बताइए, तो उन्होंने भी कुछ बताया। लेकिन सबसे मजेदार बात इस पर संजय राउत ने कही, क्योंकि महाराष्ट्र में गए हुए थे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा, अब जो कहा मैं आपको सुनाई दूंगा, मैं क्यों बताऊं, पहले ये 3 बातें सुनिए। जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। डॉक्टर साहब का जन्मदिन, वर्ष प्रतिपदा का सुमुहूर्त, डॉक्टर साहब जन्मे वो रविवार ही था। उनके बाद जिन्होंने संघ की बागडोर संभाली, पूजनीय श्री गुरु जी, उनके नाम का प्रकल्प और प्रधानमंत्री जी का यहां पर उपस्थित होना, ये सारे शुभयोग यहां पर एकत्रित है। और ये सारे शुभयोग एकत्रित होते हैं तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है।
तपस्या से पुण्य अर्जित होता है, पुण्य से फल मिलता है, लेकिन वो फल अपने लिए न रखते हुए उसका विनियोग भी लोक कल्याण के लिए ही करना। प्रधानमंत्री जी के आगमन ये बहुत उचित अवसर पर हुआ है और माधव नेत्रालय के इस लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित रहकर इस प्रकल्प की ऊंचाई बढ़ाई है। हम बहुत प्रसन्न हैं और ऐसे अपेक्षा करेंगे कि वो प्रकल्प भी पूरा हो और इस नागपुर की आवश्यकताएं भी। चर्चाएं हुई, बड़ा बातें चल रही है, किन बातों पे चर्चाएं हुई? जब स्मृति मंदिर में आया आपने उनका स्वागत किया। हाँ जी, मैं अध्यक्ष हूँ तो इसके के लिए। क्या चर्चाएं की उन्होंने आप लोगों से? नहीं तो शायद पहले भी कई बार आए हुए हैं, परंतु इस बार आए और बहुत भावात्मक श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पण की। बाद में सबके साथ परिचय भी हुआ। बहुत अच्छा अनौपचारिक वातावरण। प्रधानमंत्री के नाते आए कि स्वयं सेवक के नाते आए, क्या लगे? देखिए वो तो सब है, अभी आज प्रधानमंत्री हैं इसलिए प्रधानमंत्री के नाते ही कहना पड़ेगा। स्वयं सेवक सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए। तो ये संजय राउत जी ने एक नई बात छेड़ दी है। अब संजय राउत जी की बातों को बहुत ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनको हर विषय पर उनकी एक राय होती है और अब सब जानते हैं कि वो इस वक्त कितने विरोध में वो और उनकी पार्टी बैठे हैं सत्ता सरकार से, बीजेपी से। लेकिन एक बात मैं बताऊँ हर्षवर्धन जी आपको, मुझे जो बात अभी संजय राउत ने कही, यही बात आप जैसे एक विद्वान व्यक्ति ने 2 दिन पहले कही कि ये जो प्रतिनिधि सभा हुई अभी आरएसएस की, उसमें ये चर्चा हुई कि ये 75 वाले साल के नियम, 75 साल में रिटायरमेंट वाले नियम का पालन होगा या नहीं होगा। कहाँ से लिया? कहाँ लिखा है ये नियम? मतलब किस संदर्भ में लिखा हुआ है? अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में ये चर्चा आज तक न हुई है न अभी हुई। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में पूरी तरह से संघ शताब्दी वर्ष, और देखिए बड़ा सुंदर है कि आप भी जब संजय राउत का कहने जा रहे थे कि वो कुछ बोलेंगे तो आपने कहा बड़ा मजेदार होने वाला है। तो हैं वो एंटरटेनर हैं, अच्छे मजेदार व्यक्ति हैं। राजनीति में इतनी ही उनकी भूमिका है, राजनीति में इतनी उनकी भूमिका है कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने हिंदुत्व से लाकर वहां उठाकर पटक दिया जहां पार्टी ही नहीं बची। अब संघ पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जरा इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखिए। 75 वर्ष इसलिए कहा गया था, भारतीय जनता पार्टी पीढ़ीगत परिवर्तन से गुजर रही थी और मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पीढ़ीगत परिवर्तन से फिर गुजर रही। नरेंद्र मोदी को पता है कि अजर अमर होकर नहीं आए, संघ को भी पता है कि अजर अमर होकर नहीं आए, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी एक पेज पर हैं। वो मोदी के बाद कौन होगा इसके बारे में विचार कर रहे होंगे, लेकिन अभी कोई 75 वर्ष पर कोई त्यागपत्र ले लिया जाएगा ऐसा नहीं होने वाला, नंबर 1। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि राहुल गांधी को आजकल ये सब कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, कहें कि अरे हर जगह संघी बैठ गए। क्यों? क्योंकि खुद ही प्रचारक, स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा व्यक्ति हर दूसरे तीसरे महीने बोल दे रहा है कि सब कुछ मुझे संघ से मिला हुआ है। हर दूसरे तीसरे महीने। संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में देश में संघ से बड़ा कोई संगठन नहीं, संघ से बड़ी कोई व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला नहीं। जब इसको देश का प्रधानमंत्री बार बार कहता है, जब लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में वो कहता है और लेक्स फ्रीडमैन इंटरव्यू के लिए आते हैं, व्रत रख के आते हैं, तो ये सब उस हिंदू विचार की स्थापना का समय है। संजय राउत के लिए इसको दूसरी तरह से देखना है, लेकिन संघ इसको दूसरी तरह से शताब्दी वर्ष में यहां से आगे की वो यात्रा कर रहा है, क्योंकि 100 वर्ष के संगठन के बाद कोई भी संगठन, संघ ही नहीं, उसमें बुराइयां आती हैं, कीड़े लगते हैं, भ्रष्टाचार आता है, दुनिया भर की चीजें आती हैं, उस सब से मुक्त होकर कैसे आगे बढ़ना है, इस पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में चर्चा हुई है, बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है। और मैं फिर कह रहा हूं, जहां तक रही बात अध्यक्ष की, बिना
संघ संस्कार वाला अध्यक्ष नहीं बनेगा, ये बात कोई कहेगा तो बिल्कुल मैं 100% सहमत हूं। कोई कहेगा कि नहीं, वो कहेंगे कि हमारा ही अध्यक्ष बनाओ, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। क्या संघ संस्कार से बाहर का कोई व्यक्ति यहां अध्यक्ष बनने की स्थिति में है? और दत्ता जी के शब्दों में एक लाइन जोड़ूं, कौन मांग रहा है? प्रचारक भाई। जो प्रचारक मांगता है उसको प्रचारक मिलता है, जो नहीं मांगता है उसको नहीं मिलता है। देखिए ये तो बात सही है कि भाई ये दो इतने बड़े लोग मिले होंगे तो वहां वो सीधे जाकर के हाँ अच्छा बताइए आप किसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, नहीं हमारा नाम तो है, ऐसे तो बात नहीं होती होगी। लेकिन क्या आपने कोई सुगबुगाहट सुनी कि बीजेपी के अध्यक्ष के नाम को लेकर के कहीं कोई बात अटकी हुई है संघ और बीजेपी में? देखिए मतलब नागपुर से ही मेरी एक संघ प्रचारक से ही चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से कहा। उन्होंने कहा देखिए इसको यूं भी समझिए, ऐसे नहीं होता है कि कोई जो आपने कहा ना कि दो लोग मिलेंगे तो अच्छा किसको बनाओगे भाई बताओ, ऐसे तो होता नहीं, बड़े व्यक्ति। लेकिन जब ऐसे बड़े व्यक्ति बैठे होंगे तो आगे की यात्रा पर चर्चा तो हुई होगी, और उस आगे की यात्रा में चर्चा में सबसे बड़ा क्या, ठीक है नड्डा जी अध्यक्ष हैं, लेकिन कार्यकारी के बाद विस्तारित कार्यकारी के बाद मंत्री का पद, तो कोई तो एक अध्यक्ष चाहिए। मुझे लगता है निश्चित तौर पर उन नामों की चर्चा होगी, और मेरा तो यह भी मानना है कि ये जो सप्ताह है, इसी सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इसी सप्ताह ओके, बड़ी खबर दे रहे आप। अच्छा अब सर जो बोले मोहन जी जो बोले, उन्होंने कहा कि इतने सारे कोइंसिडेंस हो रहे हैं, डॉक्टर साहब का जन्मदिन है और नया साल का पहला दिन है और मोदी जी का यहाँ आना है, तो इसके लिए बड़ा तप लगता है, तपस्या की जाती है इसके लिए। तपस्या कौन कर रहा था? और फिर उन्होंने कहा जो फल निकलता है उसका लार्जर इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाए, खुद नहीं खा जाना है। नहीं, मोहन फल जी क्या है? मोहन जी जो है ऐसे सरसंघचालक हैं कि जो बोलते हैं तो उसे कई अर्थ होते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला मामला रहता है उनका। और जो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से उनके जितने बयान आए, खासकर राजनीतिक मामलों में, चाहे वो चुनाव के बाद उन्होंने अहंकार और व्यक्ति अपने को देवता समझने लगता है, ये सब बयान दिए। आज का वैसे तो अभी जैसे उन्होंने कहा कि तपस्या की होगी तब जाकर के ये संयोग हुआ है, बोले ये तो नहीं कहना चाहता 11 साल लग गए तुमको आने में। नहीं तो तपस्या 11 साल उन्होंने की ना, मोहन जी ने तपस्या की। तपस्या से मेरा मतलब इंतजार किया कि मोदी जी आएंगे। भाई प्रधानमंत्री जब संघ के स्वयंसेवक, देखिए संघ के 2 स्वयंसेवक देश के प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र मोदी, तो जाहिर है संघ बट वृक्ष है, अक्षय बट है। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि संघ से हमको सब कुछ मिला है, तो एक तरह से संघ की संतान है नरेंद्र मोदी। जब संघ की संतान है तो पिता को, और पिता का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मोहन भागवत, चूंकि संघ प्रमुख है वो, उस नाते, व्यक्ति के नाते नहीं। तो हर पिता को इंतजार रहता है अगर उसका बेटा सर्वोच्च पद पर पहुंच जाए अपने कैरियर के, तो इंतजार करेगा भाई घर आएगा, कभी बेटा आएगा, घर आएगा। तो वैसे संघ को इंतजार रहा होगा। तो आज मोदी जी अगर गए हैं तो फल ये मिला कि 3 कार्यक्रम एक साथ जो है उन्होंने वहां पर किए। तो और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो पिछले 10 वर्षों से ये संघ और मोदी जी को लेके जो तमाम कयासबाजी और ये चर्चा अफवाहें चलती रहती थी, पिता से बड़ा हो गया बेटा कद में। हाँ, वो तो नड्डा जी ने कह दिया था, तो अब उस पर क्या कहा जाए, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन उन पर एक विराम लगा है, उन पर एक विराम ये लगा कि भाई अब दोनों के बीच में बातचीत हुई है, बैठे हैं ऑफिशियली सामने, तो चर्चा कुछ भी हुई हो सकता है मौसम पे ही बात हुई हो, कोई जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष पे बात हुई होगी, क्योंकि क्या अध्यक्ष कौन हो, कि ये चीजें ऐसे नहीं होती है कि अच्छा भाई मोहन जी अध्यक्ष किसको बनाए, अच्छा मोदी जी किसको अध्यक्ष बनाए, उसके लिए लेकिन उस पे भी कोई तो बात करता होगा ना सर। वही मैकेनिज्म है, संघ और बीजेपी का अलग मैकेनिज्म है सर, ये सब बातों का तो अलग प्लेटफॉर्म एक मैकेनिज्म है जिसमें बात होती है। अटल जी के टाइम में जरूर 1-2 बार बैठक हुई अध्यक्ष को लेकर, जिसमें तत्कालीन संघ प्रमुख और अटल जी और अडवाणी जी बैठते थे। तो क्या फल निकला सर इस मीटिंग का? और संजय राउत वाली बात आपको यूं ही इसलिए मतलब बात करने लायक भी नहीं लग रही है? संजय राउत वाली बात करते मुझे लगता है संजय लायक नहीं कि उनकी बात का जवाब दिया जाए। मतलब वो जानते नहीं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी किस तरीके से अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, कैसे चुनाव होता है। अब उन्होंने तो कभी अपनी पार्टी में लोकतंत्र देखा नहीं है। बाला साहेब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे बन गया, उद्धव के बाद अजित ठाकरे बनेंगे, पार्टी के संगठन की कभी बैठक नहीं होती, तो एक पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से कैसे चलती है वो समझ नहीं सकते। मैं अगर संघ की बात करूं, अगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नागपुर गए थे और संघ प्रमुख के साथ बैठे थे, तो ये जो कयास लगा जा रहा है कि उन्होंने अध्यक्ष को लेकर चर्चा की होगी या बाकी बातों पे, यह उसका उचित मंच नहीं था। और इस तरह की बातें 2 बड़े नेता, 2 बड़े व्यक्ति, एक दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन का प्रमुख
और एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अगर मिलेंगे तो इस तरह की बातें नहीं होंगी। वो तमाम तरह के प्लेटफॉर्म में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संघ के वरिष्ठ नेता तमाम साल में बैठ के आपस में करते रहते हैं। दिल्ली में मिलते हैं, नागपुर में मिलते हैं, तमाम जगह पर बैठ के विचार विमर्श करते हैं। कार्यकारी मंडल की बैठक में उनकी मुलाकातें होती है, प्रतिनिधि सभा की बैठक में मुलाकात होती है। जयप्रकाश नड्डा गए थे, अभी बेंगलोर में गए थे, BL संतोष जाति संगठन महामंत्री गए थे, V सतीश वहां पर गए थे। तो जो संघ को कहना है वो अपने उचित प्लेटफॉर्म पर जो मंच है वहां पर कहता है। यह कह देना कि कल मोहन भागवत जी ने कहा होगा या नरेंद्र मोदी जी ने पूछा होगा कि अध्यक्ष क्या होगा, मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये निश्चित रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम था और एक स्वयंसेवक की भूमिका में ज्यादा थे और संघ के उनके जीवन में क्या योगदान है ये नरेंद्र मोदी जी ने। वैसे आप संजय राउत की बात को चाहें तो यूं भी देख सकते हैं कि भाई हमारे कुछ किए तो जा नहीं रहे मोदी जी कहीं, तो रिटायर ही हो जाए। मतलब एक कामना है ना कि मोदी रिटायर हो जाए। कामना करने से तो कैसे रोक सकते हैं संजय राउत साहब को। लेकिन ये विषय नहीं था, मतलब, और मुझे नहीं लगता कि अभी इस पर कोई चर्चा करने वाली बात भी है। और 75 साल का जो रिटायरमेंट का है वो मसला दूसरे रेफरेंस में था और उसको पहले ही स्पेस दे दिया। वो कर्नाटक के नेता थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी वापस सक्रिय किया गया। केरल में जो हमारे मेट्रो मैन थे श्रीधर, उन साहब को येदियुरप्पा साहब। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुद्दा वो नहीं है। और मुद्दा क्या होता है, कानून या नियम किसके लिए बनाया जाता है कि जब अब आपकी जरूरत खत्म हो गई फिर भी आप कुर्सी पर हैं। इस रेफरेंस को भी समझिए ना। आज नरेंद्र मोदी के बिना भारतीय जनता पार्टी को या इस सरकार को सोचने की इमेजिन नहीं कर सकता ना। तो ये नियम तो उनके लिए होता है कि भाई आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर जैसे क्रिकेट में होता है कैप्टन के तौर पर आप लगातार खेल खराब कर रहे हैं, उसके बाद भी बने हुए, तब आप रिटायरमेंट की बात करते हैं ना। आप कैप्टन अच्छा खेल रहा हो, वो 36 साल का हो जाते हैं, तो उसके रिटायरमेंट की बात क्यों होगी? तो ये तो इशू ही नहीं है। बस लोग रोकते हैं अगर रिटायरमेंट की बात तो ये इशू नहीं है। उसको तो खैर अब संजय राउत साहब तो कह सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि उस पर कोई फांसी लगाई जाए। लेकिन दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी के 11 साल जाने का मतलब है कि अभी पिछले दिनों में जो कयास लगाए जा रहे थे या अटकलें कर रहे थे, कयास नहीं करना चाहिए, अटकलें थी, उन अटकलों पर रोकथाम का एक कार्यक्रम था ये। दूसरा मैं समझता हूं हमारे रिश्तों को लेकर आप टिप्पणियां बंद कर दे। दूसरा, बीजेपी अध्यक्ष को लेकर ये सही है कि संघ के सहमति के बिना नहीं बनेगा, लेकिन कल बैठक में हुआ ऐसा नहीं है, उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है, उस पर चर्चा हो रही है। हो सकता है कि जल्दी आपको अध्यक्ष मिले। हर्षवर्धन जी ने तो कह दिया इसी हफ्ते मिल जाएगा। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है, 6 अप्रैल को डिक्लेयर हो सकता है। सर बहुत धन्यवाद, आज समय इतना ही था। समीर जी, विजय जी, विनोद जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलते हैं आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी में ठीक 1 बजे।